16 जुलाई 1945 यह वो दिन था दोस्तों जब इंसानियत को तबाह करने वाली हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया। ह्यूमन हिस्ट्री में दोस्तों पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को दोस्तों हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, और दोस्तों इनको इतना भी पता नहीं था कि इनका बनाया हुआ ये हथियार इतना ज्यादा वाकई में खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों इस एटॉमिक बॉम्ब ने ओपनहाइमर को कैसे तबाही के तह पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस आदमी की मेहनत की वजह से दोस्तों अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी इंसान को दोस्तों अमेरिका ने पूरे दुनिया में जलील क्यों किया। अब दोस्तों ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया था, लेकिन दोस्तों इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पर याद किया जाएगा। 1904 में दोस्तों ये पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेकर गया। एडमिशन मिलने के तुरंत बाद दोस्तों एक बीमारी की वजह से ये पूरे 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी दोस्तों 4 साल की डिग्री इन्होंने मात्र 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ दोस्तों इनका फिजिक्स में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद दोस्तों ये थियोरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी कोचिंग यूनिवर्सिटी में चले गए। रिसर्च के लिए जर्मनी की कॉटिंगम यूनिवर्सिटी चले गए और मात्र 23 साल की एज में दोस्तों ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनका ये नेचर था दोस्तों कि वो किसी से भी ज्यादा मिलते और घुलते नहीं थे। बस दोस्तों अपनी रिसर्च में इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी और अपनी रिसर्च में वापस से जुट गए। यहाँ तक दोस्तों इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और दोस्तों उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन ने हिटलर का यह खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरीके की वेपन को तैयार करना चाहिए, ताकि वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और दोस्तों यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया गया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शायद एटॉमिक बॉम्ब कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखते। खैर अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह लेटर लिखा, क्योंकि दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से ही था। और दोस्तों यूएस आर्मी को यह शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है, इसीलिए दोस्तों प्रोजेक्ट मैनहट्टन को ओपनहाइमर को दे दिया गया। ओपनहाइमर दोस्तों आइंस्टाइन के व्यूज से काफी ज्यादा इत्तेफाक रखते थे और दोस्तों वो भी चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों न्यू मैक्सिको में एक नया और एक पूरा शहर बनाया गया, जिसको दोस्तों लॉस एलोमोस कहा जाता है। अब दोस्तों यूएस गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया, यानी कि दोस्तों बहुत सारा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर टोटल 2 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा हुआ था। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन दोस्तों इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। लॉस ऑलमोस में दोस्तों मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर काम कर रहे थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर दुनिया वालों को पता न चल पाए। इसमें दोस्तों साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर्स और दोस्तों लोअर स्टाफ भी शामिल थे। सभी को दोस्तों ये डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के बारे में वो किसी को भी कुछ भी ना बताएं। यहाँ तक कि दोस्तों उनको अपने फैमिली को भी ये सब नहीं बताना है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको दोस्तों एक जाली नाम दिया गया। और दोस्तों प्रोजेक्ट साइट का ये रूल, किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ दोस्तों लेटर्स आया करते थे लेकिन फेक एड्रेस पर, और दोस्तों वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि दोस्तों ऑफिशियल लेटर्स सिटी का नाम भी नहीं लिखा जाता था। यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट में तमाम लेटर्स को खोलकर पढ़ा जाता था और उसके बाद दोस्तों वो आगे भेजे जाते थे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए दोस्तों सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स दोस्तों एंट्री पास के बगैर न अंदर आ सकते थे और न ही बाहर जा सकते थे, और दोस्तों एग्जिट पास के बिना यहाँ पर आना और जाना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि दोस्तों लॉस ऑलमोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में सिटी का नाम नहीं बल्कि ये लिखा जाता था पीओ बॉक्स 1663। ये सब दोस्तों सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये दोस्तों एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है।
यूरेनियम के एक एटॉम में दोस्तों 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको अगर मिला ले प्लस कर ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है, जो कि है दोस्तों 238.03 का। अब दोस्तों साइंटिस्टों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है। इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो दोस्तों यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्प्लिट होते ही दोस्तों नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटॉम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होते हैं। ये सारा चैन रिएक्शन दोस्तों सिर्फ चंद माइक्रोसेकंड में पूरा हो जाता है। और दोस्तों सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की जरूरी में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों ये एक हाथी को चींटी से मिलाने के बराबर होगा। आप दोस्तों इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने कि पूरे नागासाकी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, अगर दोस्तों इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से अगर करनी पड़ती तो अमेरिका को हैरत अंगेज तौर पे 1.5 करोड़ किलो वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना वजन है दोस्तों कि आज के दौर में कोई भी जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में दोस्तों यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर ने दोस्तों यूरेनियम का ही टक्कर का एक दूसरा एलिमेंट बनाया जो दोस्तों नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। यह एलिमेंट था दोस्तों प्लूटोनियम 239। अमेरिका को दोस्तों प्रोजेक्ट पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि दोस्तों एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब ना तैयार कर ले। आखिरकार दोस्तों 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और दोस्तों अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब दोस्तों इसको ब्लास्ट किया गया तो इसकी ब्लास्ट की पावर को देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। दोस्तों ओपनहाइमर समेत इस प्रोजेक्ट का जितने भी साइंटिस्ट हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार को खौफ देख सकते थे। ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये खतरे में डालने वाला पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ में आ चुका था। इस बॉम्ब का दोस्तों इंसानियत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसको जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर दिया। इन दोनों के दोनों हमलों में दोस्तों 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और मात्र 6 दिनों के बाद दोस्तों जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और दोस्तों यहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ओपनहाइमर के कारनामों की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज भी दिया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। ओपनहाइमर दोस्तों शुरुआत में बहुत ज्यादा अफसोस में थे क्योंकि दोस्तों उनके इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाक्य ने दोस्तों उनको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया था और दोस्तों उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया था। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत मिनटों में कहीं और शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपनहाइमर अब यूएस के एक बहुत नाजुक कड़ी साबित हुए और दोस्तों अमेरिका की सभी एजेंसीज ने ओपनहाइमर पर खास नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर वही हुआ जिसका डर था। अब दोस्तों 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन अचानक एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुनाती है, लेकिन दोस्तों आखिर हुआ कहाँ था इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। और दोस्तों तभी सबका शक ओपनहाइमर पर गया क्योंकि दोस्तों उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी से सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज डिक हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों ओपनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दोस्तों ओपनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के बीच एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बैठाई गई जिसमें दोस्तों ओपनहाइमर पर सोवियत यूनियन का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन दोस्तों वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत के साथ कोई भी लिंक नहीं है और दोस्तों किसी के पास कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। एक वक्त पर दोस्तों जो ताकतवर संस्थान का दर्जा रखते थे उनको मिनटों में जलील करके उनकी सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और अगले कुछ सालों तक दोस्तों ओपनहाइमर खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारते रहे और दोस्तों बाकी सभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहते थे। फिर दोस्तों करीबन 7 साल के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने दोस्तों ओपनहाइमर को एक ऑफर दिया कि वो एक नया फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल बनाए
जिससे कि दोस्तों उनको अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से वापस मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इस बार ओपनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे दोस्तों कि ओपनहाइमर बेकसूर थे, इसीलिए अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड, साइंटिफिक अवार्ड, ओपनहाइमर को दिया गया उनके द्वारा। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ओपनहाइमर को दोस्तों कैंसर डायग्नोज हुआ और 1966 में वह चल बसे। उनके एसेस को दोस्तों एक आइलैंड के बीच पर बहा दिया गया, जो कि दोस्तों आज ओपनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं।